अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। जी स्टूडेंट्स, आज लेक्चर नंबर 27 में हम लोग चैप्टर नंबर 10 को स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नंबर 10 है हमारे पास प्लांट एसेट्स, नेचुरल रिसोर्सेज एंड इंटेंजिबल एसेट्स का। और इस चैप्टर में हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, अगर हम लोग स्टडी ऑब्जेक्टिव्स को एक नज़र देखें तो हम लोग इस चैप्टर में देखेंगे कि हाउ द कॉस्ट प्रिंसिपल अप्लाइज टू प्लांट एसेट्स के प्लांट एसेट्स के ऊपर कॉस्ट प्रिंसिपल किस तरह से अप्लाई होता है, उसकी कॉस्टिंग किस तरह से करते हैं। एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन के कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करेंगे। और ऑलरेडी डेप्रिसिएशन के बारे में हम लोग पहले भी एडजस्टिंग द अकाउंट्स चैप्टर नंबर 3 में डिस्कस कर चुके थे, लेकिन यहाँ पे जो डेप्रिसिएशन डिस्कस करेंगे हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। थर्ड ऑब्जेक्टिव है हमारे पास कंप्यूट पीरियोडिक डेप्रिसिएशन यूजिंग डिफरेंट मेथड्स के। हम लोगों ने डेप्रिसिएशन के डिफरेंट मेथड्स को डिस्कस करना है। आज का जो हमारा कंटेंट है, आज का जो हमारा काम है वो इन्हीं तीन ऑब्जेक्टिव्स के बारे में हम लोगों ने डिस्कशन करनी है। देखें आप लोगों के सामने ये ट्री डायग्राम जो है वो भी क्या शो कर रही है कि हम लोगों ने चार कंटेंट्स जो हैं इस चैप्टर में वो देखने हैं कि प्लांट एसेट्स क्या होते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में, इंटेंजिबल एसेट्स के बारे में और स्टेटमेंट प्रेजेंटेशन एंड एनालिसिस के बारे में। ये चार कंटेंट्स हमने देखनी है। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे प्लांट एसेट्स से। तो ये प्लांट एसेट्स क्या होते हैं बेटा? रिकॉल योर प्रीवियस टॉपिक्स। लास्ट टाइम प्रीवियस आपके जो टॉपिक्स हैं, जो प्रीवियस आपके लेक्चर्स गुजर चुके हैं, उनमें हम लोगों ने क्लासिफाइड बैलेंस शीट का एक टॉपिक पढ़ा था। क्लासिफाइड बैलेंस शीट को हम लोगों ने डिस्कस किया था कि क्लासिफाइड बैलेंस शीट क्या होती है। उसमें हम लोगों ने डिफरेंट कैटेगरीज एसेट्स की जो हैं वो मेंशन की थी और उनको डिफरेंट कैटेगरी के लिहाज से डिफरेंट एसेट्स को हम लोगों ने डिस्कस किया था, जिसमें पहले हमारे पास थे प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट्स, उसके बाद इंटेंजिबल मतलब लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स, करंट एसेट्स और उसके बाद इंटेंजिबल एसेट्स। ये हम लोगों ने कुछ कैटेगरीज डिस्कस की थी उसमें क्लासिफाइड बैलेंस शीट में। तो बेटा वो जो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट की हेडिंग में जितने भी एसेट्स आते हैं उन सबको हम लोग प्लांट एसेट्स कहते हैं। जब मैंने आपसे कहा था कि इनको हम लोग फिक्स्ड एसेट्स भी कह सकते हैं। फिक्स्ड एसेट्स मींस के एसेट्स मेंट फॉर लॉन्ग टर्म यूज इन बिजनेस, के जो एसेट्स हम लोग लॉन्ग टर्म में बिजनेस यूज के लिए लेके आते हैं उन्हें हम लोग फिक्स्ड एसेट्स कहते हैं, या उन्हें प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में कैटेगराइज करते हैं, या उनको ओवरऑल हम लोग प्लांट एसेट्स का नाम दे देते हैं। ठीक है जी। प्लांट एसेट्स इंक्लूड लैंड। प्लांट एसेट्स में क्या क्या शामिल हो सकता है? लैंड, लैंड इंप्रूवमेंट्स, बिल्डिंग्स एंड इक्विपमेंट्स। ठीक है, ये तमाम चीजें जो हैं हमारी, ये तमाम आइटम्स एसेट्स की, ये प्लांट एसेट्स में कैटेगराइज की जाती हैं, इन्हें प्लांट एसेट्स कहते हैं। इनके मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं प्लांट एसेट्स के? यूज्ड इन ऑपरेशंस नॉट फॉर रीसेल। हम लोगों ने प्रीवियसली भी इसको डिस्कस कर लिया हुआ है कि इनको हम लोग बिजनेस में परमानेंट बेसिस के ऊपर लॉन्ग रन में यूज करने के लिए लेके आते हैं, ना कि इनको रीसेल करने के लिए। मतलब इनको ऑपरेशंस में यूज करके हम लोगों ने रेवेन्यू अर्न करना होता है। ये हमें रेवेन्यू अर्न करने में हमें फैसिलिटेट करते हैं, हमें जो है वो हेल्प आउट करते हैं, ना कि हमारा मकसद इनको खरीद कर बार बार सेल करना होता है। हाँ, कभी अगर कोई एसेट खराब हो जाता है या आउटडेटेड हो जाता है या सूटेबल नहीं रहता बिजनेस ऑपरेशंस के लिए, उसे बेचना भी पड़ता है। लेकिन हमारी जो इंटेंशन है उसको अक्वायर करने की, वो रीसेल नहीं होती। हमारी इंटेंशन क्या होती है? सेकंड ऑब्जेक्टिव है इसका, लॉन्ग टर्म इन नेचर एंड यूजुअली डेप्रिसिएटेड। हमारी इंटेंशन यही होती है कि हम लोग इसको लॉन्ग टर्म यूज करेंगे, लॉन्ग रन में इसको बिजनेस ऑपरेशंस में यूज करेंगे। और ये क्या होता है? यूजुअली डेप्रिसिएटेड। और नॉर्मली ये क्या होता है? डेप्रिसिएट होता जाता है, इसकी वैल्यू में कमी आती जाती है। हमने कहा था कि एसेट की वैल्यू में जब कमी आती है, कि उसकी एफिशिएंसी कम होने की वजह से, उसकी प्रोडक्टिविटी कम होने की वजह से, उसके घिसने की वजह से, उसके टूट फूटने की वजह से, किसी हादसे की वजह से, या उसके पुराना होने की वजह से, या आउटडेटेड होने की वजह से, या किसी नई टेक्निक, नई टेक्नोलॉजी या फैशन चेंज हो जाने की वजह से भी जो पुरानी चीजों की वैल्यू में कमी आ जाती है, उसको हम लोग डेप्रिसिएशन ही कहते हैं। ठीक है। पोजेस फिजिकली सब्सटेंस, और ये फिजिकली बिजनेस जो बिजनेस में बिजनेस की मिल्कियत में होते हैं। सिर्फ एक ऑनरशिप का होना जरूरी नहीं है, फिजिकली भी वो एसेट अगर आपके पास है, आप उसको बिजनेस ऑपरेशंस में यूज कर रहे हैं रेवेन्यू अर्न करने के लिए, तो तभी हम लोग उसको प्लांट एसेट्स में कैटेगराइज करेंगे। ठीक है। उसके बाद बच्चे हमारे पास नेक्स्ट अगर हम लोग देखते हैं तो वैल्यूएशन कॉस्ट कॉन्सेप्ट को जब हम लोगों ने इम्प्लीमेंट करना है इन प्लांट एसेट्स के ऊपर,
तो प्लांट एसेट्स में जितने भी एसेट्स हमने डिस्कस किए थे, लैंड इंप्रूवमेंट्स आ जाती हैं, बिल्डिंग आ जाती है और इक्विपमेंट्स आ जाते हैं ना। तो वन बाय वन करके इन तमाम चीजों को की जो कॉस्ट है वो हम लोगों ने डिटरमाइन करनी है, और वो कॉस्ट जो हम लोगों ने बैलेंस शीट में रिपोर्ट करनी होती है, उस कॉस्ट को हम लोगों ने यहाँ पे डिटरमाइन करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास आ जाएगी लैंड। लैंड इंक्लूड्स ऑल कॉस्ट टू एक्वायर लैंड एंड रेडी इट फॉर यूज। अब लैंड से क्या मुराद है? जमीन का टुकड़ा। ठीक है, अब जमीन के टुकड़े से क्या मुराद है कि मतलब लैंड को जब हम लोगों ने बैलेंस शीट में एज एन एसेट रिपोर्ट करना है तो उसको कैसे रिपोर्ट करेंगे कि एक तो वो जो आप लोगों ने लैंड एक्वायर करने के लिए जो पेमेंट की है वो, और जब तक हम लोग उस लैंड को जमीन के टुकड़े को काबिल इस्तेमाल हालत में नहीं ले आते तब तक उसके ऊपर जितने भी हमारे एक्सपेंसेस आएंगे, जितने भी हमारी कॉस्ट उसके ऊपर लगेंगी, वो सारी की सारी लैंड की कॉस्ट में हम लोग ऐड करेंगे, उसको इंक्लूड करेंगे। ठीक है, कॉस्ट टिपिकली इंक्लूड, जब लैंड की कॉस्टिंग करनी है या कॉस्ट प्रिंसिपल को इसके ऊपर इंप्लीमेंट करना है तो उसमें कौन कौन सी चीजें शामिल होंगी? परचेज प्राइस, मतलब जो एक्चुअल में आपने अमाउंट पे की है उस लैंड को, उस जमीन के टुकड़े को खरीदने के लिए। नंबर टू, क्लोजिंग कॉस्ट सच एज टाइटल एंड अटॉर्नी फीस, मतलब उसकी जो उसको अपने नाम पर मुंतकिल करवाने के लिए उसकी रजिस्ट्रेशन या ट्रांसफर फी वगैरह कोई आपने पे की है तो वो भी लैंड की कॉस्ट में शामिल होगी। नंबर थ्री, रियल एस्टेट ब्रोकर्स कमीशन, के वो जो प्रॉपर्टी एजेंट है जिसके जरिए से आप लोगों ने वो प्रॉपर्टी एक्वायर की है, वो जमीन का टुकड़ा आपने खरीदा है, उसको जो कमीशन दी है वो भी आपकी लैंड की कॉस्ट में एड अप होगी। उसके बाद कॉस्ट ऑफ ग्रेडिंग, फिलिंग, ड्रेनिंग एंड क्लियरिंग, मतलब कई दफा ऐसा होता है कि जमीन जो एक नशेबो फराज के इलाके में होती है, कहीं से ऊंची कहीं से नीची, मतलब या तो वो खड्डा होता है या बहुत बड़ा उसके ऊपर कोई मिट्टी का ढेर वगैरह लगा होता है, फॉर एग्जांपल इस तरह की कोई चीजें ना। तो उसको क्लियर करवाने के लिए, उसको प्लेन करने के लिए, उसके ऊपर अगर कोई कचरा वगैरह पड़ा हुआ है तो उसको उठवाने के लिए जितने भी पैसे। अब देखिए बेटा, अगर आप लोग अपने इर्द गिर्द देखते हैं, हम लोग अपने सराउंडिंग में, तो अगर आप आपकी फैक्ट्री के साथ वाला प्लॉट अगर आप लोग देखें तो वहां पे क्या होता है कि या तो लोगों ने सीवरेज का पाइप वहां पे छोड़ा होता है, या कूड़ा करकट वहां पे पड़ा होता है, या फैक्ट्रीज की वेस्ट वहां पे पड़ी होती है। अब अगर आप वो प्लॉट खरीद लेते हैं तो क्या ख्याल है आपका कि आप उसको एज इट उसको इस्तेमाल कर लेंगे? हरगिज नहीं कर सकते। तो जब आप उस प्लॉट को खरीदते हो तो आप पहले उसको प्लेन करते हैं, उसके ऊपर जितना भी वो कोई कूड़ा करकट पड़ा हुआ है या कोई घास फूस वगैरह वहां पे उगी हुई है, कोई दरख्त वगैरह वहां पे उगे हुए हैं, कोई पौधे वगैरह, तो उनको आप रिमूव करते हैं, मतलब जड़ी बूटियां जो भी हैं उनको आप लोगों ने रिमूव करना है। अगर वहां पे बहुत बड़ा कचरे का ढेर लगा हुआ है उसको उठवाना है। अगर वहां पे मतलब सीवरेज के पाइप्स लोगों ने वहां पे फेंके हुए हैं, वहां पे सीवरेज का पानी खड़ा है, उस पानी को वहां से निकाल के वहां पे फिलिंग करनी है, मिट्टी वगैरह डालनी है, उसको इक्वल करना है, जमीन के बराबर करना है सतह जमीन के, ताकि हम उसको इस्तेमाल के काबिल तो लेके आ सके ना। तो ठीक है बेटा, जब तक उसको इस्तेमाल के काबिल नहीं कर लेते, जितने भी पैसे हमारे उसके ऊपर लगेंगे वो सारे के सारे लैंड की कॉस्ट में इंक्लूड किए जाएंगे। अजम्पशन ऑफ एनी लियंस मॉर्गेज और इनकम्बरेंस ऑन दी प्रॉपर्टी, कि बेटा अगर आपकी प्रॉपर्टी को अगर कह लेंगे वो बैंक, ऐसा भी तो होता है ना। मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ कि आपने एक गाड़ी खरीदी है, तो वो गाड़ी जो इस बंदे से आपने खरीदी है उसने वो बैंक से लीज पे ली हुई थी, तो अब उसने कहा जी आप मुझे इतनी पेमेंट कर दें, तो बाकी आपने बैंक के साथ जो है ना वो अपने मामला तो आपने ठीक कर लेने हैं, मतलब बाकी पेमेंट जो बैंक को करनी है और उसके बाद जो ट्रांसफर फी वगैरह होगी वो सारी आपने वो पे करनी है। बिल्कुल इसी तरह बेटा, प्रॉपर्टी जब आप खरीदते हैं तो हो सकता है कि जिस बंदे से आप खरीद रहे हैं, सेलर ने जिसने वो प्रॉपर्टी आपको बेची है उसने वो प्रॉपर्टी बैंक को गिरवी रखवा कर बैंक से लोन वगैरह लिया हो, तो अब वो बैंक से क्लियर करवानी है, या किसी का कोई कब्जा है वहां से उसको क्लियर वगैरह करवाना है, तो उसके ऊपर जितने भी पैसे आपके लगते हैं वो भी सारे के सारे उस लैंड की वैल्यू में इंक्लूड किए जाएंगे। गॉट इट? उसके बाद हम लोग बेटा इलस्ट्रेशन देखते हैं इसके बारे में। अज्यूम दैट हेज मैन्युफैक्चरिंग कंपनी एक्वायर्स रियल एस्टेट एट अ कैश कॉस्ट ऑफ $100,000 के अज्यूम करते हैं कि एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, हेज मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, उसने एक जमीन का टुकड़ा खरीदा है, उसकी जो कॉस्ट थी वो कितनी थी? $1,00,000 उसकी कॉस्ट थी। द प्रॉपर्टी कंटेन्स एन ओल्ड वेयर हाउस दैट इज रेज्ड एट अ नेट कॉस्ट ऑफ 6,000। अब देखिए ना, कई दफा ऐसा होता है बच्चे कि आप लोग जो प्रॉपर्टी वगैरह कोई खरीदते हैं वहां पे कोई पुरानी कंस्ट्रक्शन हुई हुई है, लेकिन वो आपके तो किसी काम की नहीं है,
ठीक है। अब हम लोगों ने अगर उसके ऊपर मजीद कंस्ट्रक्शन भी करनी है या उसको उस प्लॉट को अगर हमने किसी और पर्पज के लिए, इवन दो कि हम लोगों ने उसको पार्किंग स्टैंड के लिए ही यूज करना है, तो वो जो ऊपर कंस्ट्रक्शन हुई हुई है वो तो आपके किसी काम की नहीं है। उसको तो आपको डिमोलिश करना पड़ेगा, रेज आउट करना पड़ेगा। तो उसको रेज करने की जितनी भी कॉस्ट आती है वो भी उसकी वैल्यू में शामिल होगी, एसेट की, मतलब उस प्रॉपर्टी की, उस लैंड की वैल्यू में शामिल की जाएगी। मतलब कि उसके ऊपर एक पुरानी कंस्ट्रक्शन थी प्लॉट के ऊपर, जमीन के ऊपर, उसको हम लोगों ने रिमूव करवाया। 7500 इन कॉस्ट लेस 1500 प्रोसीड फ्रॉम द सैल्वेज मटेरियल्स। मतलब कि वो जो पुरानी कंस्ट्रक्शन थी उसको जब हम लोगों ने रिमूव करवाया तो उसको रिमूव करवाने पे 7500 हमारी कॉस्ट लगी है, लेकिन वो जो 7500 की कॉस्ट लगी है तो वहां से जो पुराना मटेरियल वगैरह निकला है उसको भी तो सेल किया है ना, उसको सेल करके 1500 हमने रिकवर कर लिया है। तो टोटल 7500 अगर कॉस्ट लग रही है तो उसमें से 1500 तो रिकवर हो गया, बाकी रिमेनिंग जो 6000 हमारी रेज करने की कॉस्ट थी, रेज आउट करने की, वो एसेट की वैल्यू में एड अप हो जाएगी। Additional expenditures are the attorney's fee $1000 and real estate broker's commission of $8000। अब एडिशनल एक्सपेंडिचर्स में हम लोग कहते हैं जी अटॉर्नी फी 1000, मतलब वो कोई ट्रांसफर करने की, रजिस्टर्ड करवाने की, टाइटल अपने नाम पे करवाने की जो फी है वो 1000 की अगर सपोज करते हैं लगी है, या कोई वो जो आपके प्रॉपर्टी डीलर हैं जिनसे, जिनकी मदद से आपने वो प्लॉट खरीदा है या वो लैंड आपने एक्वायर की है, उसकी कमीशन 8000 आपने पे की है। द कॉस्ट ऑफ लैंड इज 115,000। इन तमाम वैल्यूज को हम लोग जमा करेंगे तो हमारे पास लैंड की कॉस्ट आ जाएगी। ठीक है, हम इसका सोल्यूशन देख सकते हैं। ये देखें, हम लोगों ने क्या किया, कैश प्राइस में ऐड कर दिया कि ये जो ओल्ड वेयर हाउस को रेज्ड किया था उसके 6000 जो कॉस्ट लगी थी वो ऐड कर दी, अटॉर्नी फी 1000 वो ऐड कर दी, और रियल एस्टेट ब्रोकर्स कमीशन जो है 8000 की वो ऐड कर दी। तो टोटल हमारे पास कॉस्ट ऑफ लैंड आ गई 115,000 की। ठीक है जी, होप्स हो कि आप लोगों को समझ आई होगी। उसके बाद बेटा हम लोग डिस्कस कर लेते हैं लैंड इंप्रूवमेंट्स को। लैंड को तो हमने डिस्कस कर लिया, अब अगर लैंड इंप्रूवमेंट्स की बात करते हैं तो उससे क्या मुराद है, पहले तो ये देख लेते हैं कि लैंड इंप्रूवमेंट से मुराद क्या है। ठीक है जी। जी बच्चे, हम लोग लैंड इंप्रूवमेंट्स की अगर हम लोग बात करते हैं तो मैं एग्जांपल दे रहा था बेटा कि देखें, एक एग्जांपल के जरिए से मैं आपको समझाता हूँ कि आपने यूनिवर्सिटी कैंपस में जब आप एंटर होते हो तो एंट्रेंस के लेफ्ट साइड पे आपने देखा होगा कि एक वो लंबा सा प्लॉट, एक काफी बड़ा सारा जो है वो खाली पड़ा हुआ है। उसके गिर्द जो है वो बाउंड्री वॉल तो की हुई है लेकिन वो अंदर से बिल्कुल खाली है, मतलब जहां तक मेरा ख्याल है। अब एक एग्जांपल से समझाता हूँ कि यूनिवर्सिटी ने प्लान किया कि हम लोग क्या करते हैं कि वो उस प्लॉट को एक्वायर कर लेते हैं, पीछे जाके उसके एंड पे उसकी पार्किंग बना लेंगे और फ्रंट फेस जो है ना, फ्रंट वाला जो पोर्शन है उसको हम लोग यूनिवर्सिटी में ऐड करके जरा अपना फ्रंट थोड़ा सा बड़ा करके उसको खूबसूरत सा कर लेते हैं। अब आपने यूनिवर्सिटी ने क्या किया कि वो जमीन का टुकड़ा तो खरीद लिया। अब उसके जमीन के टुकड़े को या उस जमीन को जब खरीदा है, उस प्लॉट को, उस प्रॉपर्टी को, उस लैंड को जब खरीदा है तो आपने देखा होगा उसके अंदर कितने सारे पौधे, जड़ी बूटियां उगी हुई हैं, मिट्टी के ढेर लगे हुए हैं, पता नहीं लोगों ने क्या कुछ वहां पे फेंका हुआ है। अब जमीन का टुकड़ा लेकर हम लोगों ने उसको साफ सफाई करवाई, उसकी, उसको प्लेन करवाया, कहीं पे मिट्टी डलने वाली थी वो मिट्टी डलवाई, कहीं पे पानी खड़ा था उस पानी को वहां से जो है वो साफ करवाया, और वो जो बाउंड्री वॉल कहीं से टूटी फूटी हुई थी सारी को तोड़ फोड़ दिया, जमीन का टुकड़ा बिल्कुल प्लेन कर दिया, लश एक जमीन का टुकड़ा जो है ना बिल्कुल प्लेन उसको कर दिया। अब हमारे अभी वो किसी काम का नहीं है, हम क्या करेंगे, यूनिवर्सिटी क्या करेगी, उसके गिर्द, उसके चारों तरफ दोबारा से एक बाउंड्री वॉल या एक फेंस, एक खूबसूरत सा जंगला जो है वो लगाएंगे, और उसको अच्छी तरह से उसको साफ सफाई करवाने के बाद उसमें घास लगाई जाएगी, और घास लगाने के बाद साइडों पे जो है वो स्टूडेंट्स के वॉक करने के लिए एक ट्रैक बनाया जाएगा, और उस ट्रैक के साथ साथ पौधे लगाए जाएंगे। ठीक है, और स्टूडेंट्स के सिटिंग के लिए वहां पे बेंच लगाए जाएंगे, पीछे जो पार्किंग स्टैंड बनाना है वहां पे टाइल्स लगाकर पार्किंग स्टैंड बनाया जाएगा। ठीक है, और वहां पे एक जो है एक छोटा सा रूम कंस्ट्रक्ट किया जाएगा, वहां पे वो जो हमारे वो जो
केयर टेकर्स हैं जिन्हें हम लोग माली कहते हैं, वो वहां पे स्टे करेंगे या गार्ड्स वगैरह वहां पे बैठा करेंगे। और उन पौधों को पानी देने के लिए हम लोगों ने वहां पे कुछ स्प्रिंकल्स, कुछ शॉर्स जो हैं जमीन के नीचे वो लगाए हैं ताकि पौधों के ऊपर पानी की छनकार हम लोग कर सकें। उसके अलावा कि अगर कभी बारिश आ जाए या वहां पे पानी बहुत ज्यादा खड़ा हो जाए तो उस पानी को वहां से रिमूव करने के लिए हम लोगों ने वहां पे जो सैनिटरी का या पाइपलाइन वगैरह का नीचे जो बंदोबस्त किया है, ये सारी चीजें बेटा ये जो हम लोग कर रहे हैं उसको मजीद खूबसूरत बनाकर इस्तेमाल करने के लिए। अब देखो बेटा कि वो जो प्लॉट हमने खरीदा था यूनिवर्सिटी के साथ मिलाने के लिए, वो प्लॉट जब तक हम लोग उसको काबिल इस्तेमाल हालत में नहीं ले आते तब तक वो यूनिवर्सिटी के लिए किसी काम का नहीं है। अब हमने क्या किया कि उसकी जब हम लोगों ने ग्रेडिंग कर ली है, उसको खूबसूरत सा बना लिया है, उस पे घास पौधे और वो वहां पे जो ट्रैक्स वगैरह हैं वो सारे बना लिए हैं, पानी का बैठने का साए का अच्छा खासा बंदोबस्त कर लिया है, या गाड़ियां खड़ी करने के लिए अगर पार्किंग स्टैंड भी बनाना है तो उसके भी सारे अरेंजमेंट्स कर लिए हैं। तो दीज आर कॉल्ड लैंड इंप्रूवमेंट्स, इन्हें हम लोग लैंड इंप्रूवमेंट्स कहते हैं। ठीक है, तो अब बेटा लैंड इंप्रूवमेंट्स जो है वो जो हम लोगों ने बाड़ लगाई हुई है या वो जो हमने रास्ता बनाया हुआ है या जो वो हम लोगों ने पाइपलाइन वहां पे बिछाई हुई है या वहां वो जो हमने टाइल्स लगाई हुई है पार्किंग स्टैंड पे, अब वो भी तो विद द पैसेज ऑफ टाइम खराब होती है ना, उनकी वैल्यू में भी तो कमी आती है ना। वो जो हमने बाड़ लगाई है वो भी टूट फूट जाती है, वो जो सिटिंग बेंच लगाए हैं वो भी टूट फूट जाते हैं, खराब हो जाते हैं, पुराने हो जाते हैं, खस्ता हाल हो जाते हैं। वो जो हम लोगों ने स्प्रिंकल्स वहां पे लगाए हैं, वो जो पौधे वहां पे लगाए हैं वो भी खराब हो जाते हैं। ये सारी चीजें मतलब इन पे भी डेप्रिसिएशन होती तो है, खराब तो ये भी होती हैं चीजें सारी की सारी ना। लेकिन ये जब हम लोग लैंड इंप्रूवमेंट्स की बात करते हैं तो इन तमाम चीजों पे जो हमारा खर्चा आया है वो सारे का सारा लैंड इंप्रूवमेंट्स की वैल्यू में बैलेंस शीट में वो रिपोर्ट किया जाएगा प्लांट एसेट्स में। ठीक है जी। Land improvements includes all expenditure necessary to make the improvements ready for their intended use। मतलब कि हमने लैंड को यूजेबल फॉर्म में लेके आना है कि जब हम लोग उसको इतना रेडी कर दें कि हाँ अब ये यूनिवर्सिटी के साथ मिलाई जा सकती है, तो मतलब आप अपने बिजनेस में इस्तेमाल करने के लिए, अपनी ऑर्गेनाइजेशन में एक चीज को इस्तेमाल करने के लिए, एक जमीन के टुकड़े को इस्तेमाल करने के काबिल बनाने के लिए जितने भी हमारी ऊपर कॉस्ट आती है उसको लैंड इंप्रूवमेंट्स कहते हैं, और लैंड इंप्रूवमेंट भी प्लांट एसेट्स में लेके जाते हैं हम लोग। इसके करेक्टरिस्टिक्स देखते हैं, मतलब एग्जांपल्स क्या हैं। ड्राइवेज हैं, पार्किंग लॉट्स हैं, फेंसेस हैं, लैंडस्केपिंग है, अंडरग्राउंड स्प्रिंकल्स वगैरह हैं। ठीक है, उसके बाद लिमिटेड यूजफुल लाइफ। अब ये देखिए ये जो चीजें हैं इनकी लाइफ जो है वो लिमिटेड होती है। ठीक है, एक्सपेंस डेप्रिसिएट द कॉस्ट ऑफ लैंड इंप्रूवमेंट्स ओवर देयर यूजफुल लाइफ। तो अब ये जो लैंड इंप्रूवमेंट्स हैं इनको हम लोग डेप्रिसिएट करते हैं इनकी यूजफुल लाइफ के हिसाब से। हमें अंदाजा, ऑर्गेनाइजेशन ये अंदाजा लगा लेती है कि एक चीज अगर हम लोग लगा रहे हैं, एक चीज अक्वायर कर रहे हैं तो ये कितनी देर तक हमें बेनिफिट्स देगी। तो वो जो हम लोगों ने अंदाजा लगाया होता है किसी भी चीज के बेनिफिट को हासिल करने के लिए, तो उसको हम लोग एक एसेट की यूजफुल लाइफ का नाम दे देते हैं ना। ठीक है, तो इनकी लैंड इंप्रूवमेंट्स की जो लाइफ है ये नॉर्मली शॉर्ट लाइफ होती है, इतनी ज्यादा लंबी नहीं होती एज कम्पेयर टू लैंड एंड बिल्डिंग। ये जो लैंड इंप्रूवमेंट्स है 3-4 साल के बाद ये या तो पुरानी हो जाएंगी या ये टूट फूट का शिकार हो जाएंगे, तो फिर दोबारा इनके ऊपर हमें कुछ कॉस्ट जो है वो लगानी पड़ेगी। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं हम लोग बेटा बिल्डिंग की। लैंड भी देख ली हमने और लैंड इंप्रूवमेंट्स के बारे में भी देख लिया, अब बात आ रही है बिल्डिंग की। तो बिल्डिंग से मुराद क्या होता है बेटा? बिल्डिंग से मुराद अगर हम लोग आम अल्फाज में देखते हैं, सादा से अल्फाज में, तो हम लोग कहते हैं बिल्डिंग से मुराद है कि एक एक चार दीवारी और उस चार दीवारी के ऊपर छत। ठीक है, ये दो कंपोनेंट्स जब मिलते हैं तो फिर उसको हम लोग बिल्डिंग का नाम देते हैं। बिल्डिंग इंक्लूड्स ऑल कॉस्ट रिलेटेड डायरेक्टली टू परचेज और कंस्ट्रक्शन। अब जब हम लोग चार दीवारी और छत की बात करते हैं तो बेटा ऐसा भी हो सकता है कि हम लोग उस एसेट को, उस बिल्डिंग को जो है वो बना बनाया खरीद रहे हैं, या क्वाइट पॉसिबल है कि ऐसा भी हो सकता है कि हम लोग उसको बना बनाया नहीं खरीद रहे, हम लोग क्या कर रहे हैं कि हम लोग उसको खुद से तामीर करवा रहे हैं। ठीक है, तो बच्चे भले आप उसको तामीर करवाएं या आप उसको बना बनाया खरीदें, दोनों सूरतों में जो है उसकी कॉस्ट हम लोग डिटरमाइन कर सकते हैं। ठीक है, अब दोनों सूरतों में जब हम लोगों ने उसकी कॉस्टिंग की बात करनी है या उसकी वैल्यू को, उसकी कॉस्ट को डिटरमाइन करने की बात करनी है, तो दोनों को जरा सेपरेटली देखते हैं ना। तो परचेज कॉस्ट के लिहाज से भी देख लेते हैं और कंस्ट्रक्शन कॉस्ट के लिहाज से भी इसको देख लेते हैं बिल्डिंग को।
अब बेटा मैं आप लोगों को एक एग्जांपल देता हूं, उस एग्जांपल की मदद से आप ज्यादा बेहतर तरीके से समझ जाएंगे। अब देखो बेटा कि आप लोगों ने अगर अपने घर अब कोई घर नया खरीदते हैं, आप सपोज कर लेते हैं किसी और जगह पे शिफ्ट होना है, ठीक है। सपोज कर लें कि अभी आप जो है वो गार्डन टाउन में यूनिवर्सिटी के पास ही आपकी रहाइश थी, लेकिन आपने कहा कि नहीं हम लोगों ने तो डीसी कॉलोनी में जाना है। अब डीसी कॉलोनी में आपने एक बना बनाया घर खरीद तो लिया, ठीक है, वो बिल्डिंग तो खरीद ली, उसके लिए पैसे भी दे दिए, उसको अपने नाम पे ट्रांसफर भी करवा लिया, ब्रोकर को कमीशन भी दे दी, सारा कुछ कर लिया। अब नॉर्मली क्या होता है कि जब आप नया घर खरीदते हैं या नई जगह पे मूव करते हैं, तो तब फौरन आप अपना सामान उठाकर वहां पे चले नहीं जाते। वहां पे क्या होता है कि कुछ अल्टरेशंस करने वाली होती हैं, कुछ रिपेयरिंग्स के काम करने वाले होते हैं। मतलब कोई फ्लोर जो है उनका काम होने वाला है, कोई मार्बल आपकी पसंद का नहीं है, वो मार्बल नया लगवाएंगे, कोई टाइल्स आपकी पसंद की नहीं है, उनको ठीक करवाएंगे, सीलिंग आपकी पसंद की नहीं है, उसको ठीक करवाएंगे, कुछ सैनिटरी के काम हो सकते हैं, कुछ रिपेयरिंग उसके इलेक्ट्रिक वायरिंग के, कुछ सीवरेज के, इस तरह के डिफरेंट मतलब जो आपके रिपेयरिंग के काम है वो हो सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें जब आप